मानक नगर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम नंदूपुर था। नंदूपुर काफी खुशहाल गांव था। उसी गांव में राम प्रसाद नाम का एक सेठ रहता था जो काफी धनवान था। मैं क्या सोच रहा था, क्यों ना मैं अपने बेटे माधव को शहर भेज दूं ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। अरे यार, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था। चल, हम दोनों अपने बच्चों को शहर पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। हाँ, और वैसे भी गांव में इतना कुछ खास भविष्य नहीं है, तो फिर तय रहा, हम दोनों अपने अपने बच्चों को शहर पढ़ाई के लिए भेजेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, अब मैं घर जा रहा हूँ, काफी तैयारियां भी करनी है। राम प्रसाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अरे यार, ये कच्ची रोड तो बहुत खराब है। पक्की रोड से घर चला जाता तो ठीक था। अरे सेठ जी, आज यहाँ कैसे? हाँ सेठ जी, कोई खास वजह है क्या? अरे नहीं नहीं, वो मैंने सोचा खेतों की तरफ से घर जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो और भी ज्यादा समय लग रहा है। कोई बात नहीं सेठ जी, आ गए हो तो एक बार अपने खेतों की तरफ भी नजर डाल लो। हाँ रुकिए, मैं अभी बालदेव को बुलाती हूँ, वो ट्रैक्टर से आपको खेतों की सैर करा देगा। ठीक है ठीक है। किसान की पत्नी अपने छोटे बेटे बालदेव को बुलाती है और राम प्रसाद को उसके साथ खेतों की तरफ भेज देती है। अरे वाह, इस बार की फसल तो वाकई देखने लायक है। हाँ सेठ जी, दिन रात मैंने और बाबूजी ने खूब मेहनत की है। वो सब तो ठीक है बालदेव, तू स्कूल वगैरह नहीं जाता क्या? जाता तो हूँ, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन लगाया कर, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है सेठ जी, मुझे यही उतार दे, मैं धीरे धीरे अपने घर चला जाऊंगा। बालदेव राम प्रसाद को उतार देता है। धीरे धीरे राम प्रसाद अपने घर की तरफ चला जाता है। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना जी? मैं अपने बच्चे को शहर वहर नहीं भेजूंगी। अरे भगवान, तुम समझते क्यों नहीं हो? माधव यहाँ रहकर बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। पक्का लालू सेठ ने तुम्हें ये सब सिखाया होगा। उसने बोल दिया तो वो अपने बच्चे को भेज दे शहर, लेकिन मैं नहीं भेजने वाली। माँ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? लालू सेठ भी अपने बच्चे को शहर भेज रहा है। तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ रहकर माधव बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इन्हें बोलने दे, तू कहीं नहीं जाएगा, चल मेरे साथ। सेठ जैसे तैसे अपनी पत्नी को मना लेता है। ठीक एक हफ्ते बाद माधव की तैयारी बन जाती है। अरे राम प्रसाद, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं काका, बस पास के स्टेशन में जा रहा था। सेठ जी, अकेले अकेले घूमने जा रहे हो? ऐसा नहीं है रोली दीदी, मैं शहर जा रहा हूँ पढ़ाई करने। पिताजी मुझे स्टेशन तक छोड़ने जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है माधव, शहर जाकर हमारे गांव का नाम रोशन करना। ठीक है भैया। चल यार, वरना ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है। राम प्रसाद स्टेशन की तरफ रवाना हो जाता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, भटल शहर की तरफ गाड़ी रवाना होने के लिए तैयार है। सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। वहाँ अच्छे से रहना, लड़ाई मत करना। ठीक है पिताजी। बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, पर समय पर खाना जरूर खा लिया करना। ठीक है पिताजी। ट्रेन से सब दूर हट जाएं। ट्रेन अब रवाना होने जा रही है। रोता क्यों है यार? बस कुछ ही सालों की तो बात है, रोना आ रहा है। 20 साल बाद माधव और चिंटू की पढ़ाई पूरी हो जाती है। इधर राम प्रसाद भी काफी बूढ़ा हो जाता है। चल चिंकी, अब इस सवाल का जवाब दे। हाँ काका, पूछो। 2 चिड़िया है, एक चिड़िया को हम 5 मंजिल से नीचे फेंकते हैं और दूसरी चिड़िया को 7 मंजिल से फेंकते हैं। दोनों चिड़िया में सबसे ज्यादा चोट किसे लगेगी?
तुम गांव वाले बस पहेलियों में ही अपना जीवन बिता देना। यहाँ देश कितना तरक्की कर रहा है और तुम लोग घिसी पिटी पहेलियों में ही पड़े हो। बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुम्हारे अंदर ये तमीज नहीं है क्या? माधव, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? तरीका तो अच्छा ही था, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पहेलियों का जवाब देने से बढ़िया है कि डॉक्टर या इंजीनियरिंग की तैयारी की जाए। शहर के दोस्तों ने सही कहा था, गांव के लोग होते ही गंवार हैं। तू घर चल, तुझे बताता हूँ। राम प्रसाद डांटते हुए माधव को घर ले जाता है। छोड़ो काका, आप सवाल पूछो। मैंने तो पूछ लिया, जवाब तो दो। मुझे लगता है उस चिड़िया को सबसे ज्यादा चोट लगेगी जिसे 7 मंजिल से फेंका जाएगा। हाँ, मेरा भी यही जवाब है। दोनों का ही जवाब गलत है। अरे बेवकूफो, चिड़िया को चाहे जितनी ऊपर से फेंको वो गिरेगी ही नहीं, क्योंकि उसके पास पंख है। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। शहर में पढ़ाई करने के बाद माधव को अपने ज्ञान पर काफी घमंड आ जाता है। वह आए दिन बड़े बूढ़ों का मजाक बनाता था। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है और डॉक्टर भी बन गया है, अब तेरी शादी करवा देती हूँ। माँ, मैंने तेरे लिए बहू ढूंढ ली है, लेकिन लड़की वालों की बड़ी अजीबोगरीब शर्त है। वो क्या है? लड़की वाले कहते हैं कि बारात में कोई भी अनपढ़ गंवार नहीं आएगा और गांव का कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं होना चाहिए। ये कैसी अजीबोगरीब शर्त हुई भला? शर्त तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं वही शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा मत बोल मेरे लाल, आज ही तेरे पिताजी से बात करती हूँ। क्या? ये कैसी शर्त है? नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मान जाइए ना, एक ही तो बेटा है हमारा। कोई बात नहीं राम प्रसाद, हाँ कर दे, हम सब लोग यहाँ जश्न मना लेंगे। हाँ, काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन काका, कोई बात नहीं, लेकिन बारात में एक बूढ़े व्यक्ति को जरूर भेज दे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं। इतने में माधव आ जाता है। अरे काका, बारात में सब पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। मैंने अपने सब पढ़े लिखे दोस्तों को बुलाया है, वहाँ गंवारों का कोई काम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे लेकर चल, मैं बस के पीछे बैठ जाऊंगा। जैसे तैसे माधव राजी हो जाता है। बारात नंदूपुर से निकलकर ढोलकपुर की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन शादी से पहले लड़की का पिता एक शर्त रख देता है। तुम हमारी बेटी को तभी यहाँ से लेकर जा सकते हो जब तुम इस नदी को दूध से पूरा भर दो। लेकिन हम इतना दूध लाएंगे कहाँ से? तो फिर ये शादी नहीं हो सकती, ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। सभी लोग उदास मन से बस की तरफ चले जाते हैं। बहू नहीं दिखाई दे रही। शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों? मत पूछो काका, जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे? अरे मुझे बताओ तो। माधव काका को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात, ये तो बड़ा ही आसान है। लगता है काका का दिमाग खराब हो गया है। मैं कह रहा था ना, गंवार लोग गंवार ही रहते हैं। शादी हो जाएगी, तू बस उनसे ये कह देना कि दूध का बंदोबस्त हो गया है। काका माधव और उनके दोस्तों को वापस मंडप में भेज देते हैं। बोला ना, शादी नहीं हो सकती। अरे ससुर जी, बात तो सुन लो, हमने दूध का बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा, तो इस नदी को दूध से भर कर दिखाओ। हाँ, मैंने अपने दोस्तों को नदी के एक छोर पर भेज दिया है। जैसे ही आप नदी को खाली करवा देंगे, वैसे ही मैं दूध डलवाना शुरू करवा दूंगा। पहले नदी को खाली करना पड़ेगा। और क्या, तभी तो दूध डलवाऊंगा। हे भगवान, अगर नदी को खाली करने बैठा तो जमाना बीत जाएगा। हार मानने में ही भलाई है।
लड़की का पिता अपनी हार मान लेता है और अपनी बेटी की शादी माधव से कर देता है। इसी घटना के बाद माधव के पढ़ाई का घमंड टूट जाता है। मुझे माफ कर दो काका, आज मुझे पता चल गया कि पढ़ा लिखा कौन था और अनपढ़ कौन था। हाँ काका, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, अब चलो घर चलते हैं। सभी लोग बारात लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई चाहे जितनी कर लो, लेकिन बड़े बुजुर्गों के बिना कहीं कोई काम नहीं होता। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।